ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, तो ईरान ने किया जवाबी हमला। ईरान ने कुवैत बहरीन के 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक। हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का दूसरा दिन। सेशेल्स की आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। द्विपक्षीय वार्ता में भारत और सेशेल्स के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक होने से आज होने वाली परीक्षा स्थगित। टेट पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित। बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक के पीछे विजेंद्र गुप्ता के मास्टरमाइंड होने की आशंका। उधर पेपर लीक के बाद छिड़ा सियासी घमासान। मुंबई में मुहर्रम जुलूस में बड़ी साजिश। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को 14,900 कैप्सूल के साथ किया गिरफ्तार। फैयाज प्रेमजी दर्द से राहत के नाम पर मुहर्रम जुलूस में बांट रहा था जहरीली कैप्सूल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका पर ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने कहा 8 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। ईरान का कुवैत बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर अटैक। अमेरिका का दावा, ईरानी हमलों में सैनिकों को नुकसान नहीं। ईरान ने हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला किया है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि सीजफायर का उल्लंघन ना करे। इन सब के बीच ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। ईरान का कहना है कि हमला अमेरिका की तरफ से की गई नई आक्रामकता का जवाब है और इसे उन्होंने निर्णायक जवाब कहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि यह ऑपरेशन रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच किया गया। इसमें उनकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मिलकर काम किया। निशाने पर 8 अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जिनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। IRGC का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि उसने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उससे पहले दुश्मन ने ईरान के समुद्री इलाकों के मौजूद 5 तटकीय चौकियों पर हमला किया था। ईरान ने इसे एक संदिग्ध जहाज को रोकने की कार्यवाही का बहाना बनाकर किया गया हमला बताया है। IRGC ने यह भी साफ किया कि हॉर्मुज से होने वाली शिपिंग की जिम्मेदारी अब ईरान की है। यह बात पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए एक समझौते के तहत तय हुई है, जो हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज नियम तोड़ेगा तो आगे से उनके साथ पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। इस बीच अमेरिका की सेना सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई एक व्यापारिक तेल टैंकर पर हुए हमले के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान के सरकारी चैनल IRIB ने बताया कि हॉर्मुज जगान प्रांत के सिरिक इलाके में धमाके सुनाई दिए, जो एक टेलीकॉम टावर पर हुए हमले की वजह से हुए। केशम द्वीप पर भी कुछ धमाकों की खबर है, हालांकि उनकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद शुक्रवार की एक घटना से शुरू हुआ, जब ईरान की नेवी ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान का कहना है कि अमेरिका कई सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद घोषित किया था। ईरान ने इन उल्लंघनों के जवाब में पहले भी 100 से ज्यादा बार जवाबी हमले किए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जहां सेशेल्स के दौरे पर पीएम मोदी। 3 दिन के सेशेल्स के दौरे पर पीएम मोदी। आज पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का दूसरा दिन है। सेशेल्स में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले कछुआ जोनाथन से मिले।
सेशल्स की आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह पर मुख्य होंगे अतिथि के रूप में शामिल। द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। भारत और सेशल्स के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशल्स में हैं। आज उनके सेशल्स दौरे का दूसरा दिन है। शनिवार को सेशल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यहां वे देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले जीवित स्थलीय जीव जोनाथन से मिले। जोनाथन एल्ड्राब्रा जायंट कछुआ है, जिसकी उम्र लगभग 194 वर्ष है। जोनाथन की सटीक उम्र की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जोनाथन दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय स्पीशीज है। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के निमंत्रण पर सेशल्स की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हार्मनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वार्ता करेंगे। पीएम मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों पर आधिकारिक दीर्घकालिक साझेदारी है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के विजन, महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इसमें आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता की पुष्टि करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। इससे पहले अप्रैल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने सेशल्स समकक्ष बैरी फॉरे से मुलाकात की और विक्टोरिया को उनकी वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं भारत सेशल्स संबंधों को गतिशील और उत्कृष्ट बनाते हुए सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रातीश ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, साइबर सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और संरक्षण और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले भारत और सेशल्स के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने और विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण उपलब्धियों की घोषणा होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक होने के चलते आज होने वाली परीक्षा स्थगित। टेट पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित ज्वाइंट सीपी की अध्यक्षता में होगी जांच। बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक के पीछे विजेंद्र गुप्ता, पेपर लीक से छिड़ा सियासी घमासान। नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शनिवार को महाराष्ट्र के टेट का पर्चा आउट हो गया है। एक दिन पहले पेपर लीक होने के चलते रविवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी बैठक करने वाले थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लीक के स्रोत का पता लगाने और इस रैकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि 27 जून को ठाणे जिले के भिवंडी के डीसीपी पवन बंसोड़ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग टेट का प्रश्न पत्र बेचने की साजिश रच रहे हैं। मूल प्रश्न पत्र की प्रतियों के साथ बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में बिहार के समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है। उसे इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस विजेंद्र गुप्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी राजीव शाह, आकाश कुमार और धीरज कुमार विजेंद्र गुप्ता के लिए काम कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि विजेंद्र गुप्ता लंबे समय से अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सक्रिय रहा है और काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। अब महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में एक बार फिर उसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है। नीट यूजी का पेपर लीक होने के लगभग 2 महीने बाद हुई इस घटना से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेपर लीक को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी निष्पक्षता और सख्ती से जांच की जाएगी।
तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ धोखाधड़ी करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को उगाही का जरिया बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के बजाय भाजपा को बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकने पर ध्यान देना चाहिए था। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर मुंबई में मोहर्रम जुलूस में बड़ी साजिश, जहर से भरे चूहे मारने वाले 14,900 कैप्सूल जब्त। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेम जी को गिरफ्तार किया है। फैयाज प्रेम जी दर्द से राहत के नाम पर कैप्सूल बांट रहा था। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। मुंबई में मोहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को जिंक फास्ट फूड के जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी फैयाज प्रेम जी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल देने की कोशिश कर रहा था। मामला मुंबई के जेजे और भाईखला इलाके का है। जुलूस के दौरान आरोपी ने कई लोगों को ये कैप्सूल दिए थे। इनमें से एक शख्स का पेट दर्द और उल्टी होने लगी। इसके बाद लोगों को कुछ शक हुआ तो पुलिस ने शिकायत कराई गई। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। उसने हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भरा हुआ था। इसके लिए 50 किलो जिंक फास्ट फाइट मंगाया गया। आरोपी करीब 30,000 जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। जिंक फास्ट फाइट का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा बनाने के लिए किया जाता है। आरोपी फैयाज प्रेम जी पुणे का रहने वाला है। उसका पेंट का बिजनेस है। 50 किलो जिंक फास्ट फाइट ऑर्डर किया गया। कुछ दिन से रहने के ठिकाने पर हर कैप्सूल में 1-1 ग्राम जहर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाना था। यह 2025 में ईरान और इराक गया था। यहां जाने का उद्देश्य क्या था, ये अभी पता नहीं है। डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि पुलिस ने बहुत बड़ी त्रासदी को रोक दिया। जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश है कि इसका मोटिव क्या था। बहुत बड़े पैमाने पर आरोपी की साजिश की आशंका थी। हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है लखनऊ से, जहां 2027 के लिए कांग्रेस की रणनीति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति। राजेंद्र पाल गौतम यूपी के नए कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौतम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। संगठन को नया धार देने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे की जगह दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। अविनाश पांडे की जगह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रभारी बनने वाले राजेंद्र पाल गौतम वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो दिल्ली की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में थे। अनुसूचित जाति का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे। माना जा रहा है कि ये बदलाव सीधे तौर पर यूपी में अनुसूचित जाति, पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। लंबे समय से यूपी में संगठनात्मक कमजोरी और जनाधार खोने की चुनौती से जूझ रही कांग्रेस अब राजेंद्र पाल गौतम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देकर संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाना चाहती है। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के साथ अचानक लखनऊ में मायावती के आवास पहुंचे थे। हालांकि बसपा सुप्रीमो के मिलने से इंकार करने पर उन्हें वहां से बैरंग लौटना पड़ा था। हमारे पूर्व के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम जी को अगर बनाया गया, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी की जो सोच होती है बदलती रहती है। किस व्यक्ति का उपयोग कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये पार्टी नेतृत्व तो जानता है। इसी के तहत गौतम साहब को यहाँ का बना दिया और हो सकता है अविनाश पांडे जी को कहीं और का बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि इधर की उधर की बातें हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। भाई गौतम साहब का फ़ायदा अगर हमें उत्तर प्रदेश में मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए। पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का, अपने नेता का उपयोग करना चाहता है। मैं इसे फ़ायदा शब्द भी नहीं कहूँगा, उपयोग करना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि गौतम साहब यूपी में शायद एक कोई अलग तरीके से कांग्रेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और इनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस एक अच्छा रिजल्ट लाएगी।
और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कांग्रेस ने नई अपनी रणनीति लाई है, जिस तरीके से उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी के नए कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। आगे की क्या रणनीति हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की, इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस ने नया प्रभारी उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया। उसके पीछे की जो एक वजह ये मानी जा रही है कि जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, जो केंद्रित है, खास करके जो चाहे पिछड़ों की राजनीति हो, चाहे अनुसूचित जातियों की राजनीति हो, उसमें चेहरे के तौर पर कहीं न कहीं राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस को फिट होते नजर आए और यही वजह है कि उनको ये प्रभार सौंपा गया है। अब चूंकि 6 महीने के आसपास का समय विधानसभा चुनाव में बचा है, ऐसे में कांग्रेस का ये प्रयास है कि जो पुरानी इसकी पहचान थी, एक समय था जब एक छत्र राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन आज कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सिमट गई है। कांग्रेस का ये कोशिश है कि जो उसका पुराना वोट बैंक का फार्मूला था, जिसमें दलित भी आते थे, जिसमें ब्राह्मण थे, जिसमें मुस्लिम थे, और एक बड़ा वोट बैंक था जिसके दम पर उसने शासन किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह प्रयास है कि जो अब उसका पुराना वोट बैंक है उसको वापस पाया जाए। समाजवादी पार्टी के साथ 10 साल पहले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो हार हुई उसके बाद कहीं ना कहीं बहा हुआ पार्टी में, और उसके बाद पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें सफलता मिली समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये चीज जरूर है कि समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य दल उसके सहारे कब तक उत्तर प्रदेश में शासन किया जाए या उसके सहारे कब तक रहा जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस का यह प्रयास है कि अपना खुद का जो पुराना वोट बैंक था उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, प्रयास किए जाए। तो इसी की कवायद में राजेंद्र पाल गौतम को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का सोचना है कि राजेंद्र पाल गौतम शायद जो पुराना समय है, पुराना जनाधार है कांग्रेस का, उसको वापस लाने में मदद करें। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी के नए प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने सपा पर हमला बोलते हुए 2027 में फिर से यूपी में कमल खिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर की राजनीति करने की आदत है। जनता सपा कांग्रेस को नकार चुकी है और 2017 की तरह 2027 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर फिर इतिहास दोहराएगी। माध्यम से मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे चुने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन में, चाहे महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो सतही स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र का ठीक से ध्यान है कि सामाजिक दृष्टि से हमें काम क्या करना है, पार्टी की दृष्टि से हमें काम क्या करना है, या हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही रांची नगर निगम शहर द्वारा जल जमाव और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए शहर के प्रमुख हरमू नदी की सफाई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ की लागत वाली हाईटेक ड्रेन मास्टर मशीन को हरमू नदी में उतारा गया है। इस बीच सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने हरमू नदी परिसर पहुंचकर पूरी जानकारी साझा की। झारखंड की राजधानी रांची में मॉनसून के दस्तक देने के बाद रांची नगर निगम ने बड़े विशेष अभियान के तहत रांची के प्रमुख हरमू नदी को साफ करने के उद्देश्य के साथ, हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य के साथ एक बड़े विशेष अभियान में जो शामिल किया है, एक 1.5 करोड़ की लागत की मशीन को। उस मशीन का काम है नदी को साफ करना, और इस मशीन का नाम है ड्रेन मास्टर मशीन, जो 1.5 करोड़ की लागत के साथ है। जी हाँ, हरमू नदी समीप हम पहुंचे हैं। हम आपको सीधा दिखाना चाहेंगे वो मशीन जिसके जरिए जो है सो हरमू नदी को साफ किया जा रहा है। जी हाँ,
ऐतिहासिक रहा है ये प्रमुख रांची का नदी, जो कि हमेशा से काफी ज्यादा अतिक्रमण की वजह से जूझता रहा है हर साल। लेकिन इस साल चूंकि 1.5 करोड़ की लागत के साथ इस मशीन को जो है सो इस अभियान में शामिल किया गया है हरमू नदी को साफ करने के लिए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जी हाँ, सुबह से ही यहाँ पर इस मशीन के जरिए हरमू नदी को साफ करने का सिलसिला जारी है यहाँ पर, और इसके जरिए जो है सो तब तक ये कार्य जारी रहेगा जब तक ये नदी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि 1.5 करोड़ की लागत की ये मशीन हरमू नदी को साफ कर पाती है या नहीं। रांची नगर निगम के इस विशेष अभियान की सफलता कब तक आती है सामने, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि CCLSR के फंड के तहत इस मशीन को खरीदा गया है, पहली बार ऐसा रांची में हुआ है कि 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन को लाया गया है नदी को साफ करने के लिए। ड्रेन मास्टर इस मशीन का नाम है और स्पेशलिस्ट नदी को साफ करने का ये काम करता है। और आपको बताना चाहेंगे, चूंकि मॉनसून में जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है रांची शहर वासियों के लिए, यहाँ पर आवाजाही की स्थिति काफी बुरी हो जाती है मॉनसून में। ऐसे में मॉनसून की दस्तक देने के ठीक बाद रांची नगर निगम ने अभियान के तहत हरमू नदी को साफ करने का ये सिलसिला शुरू किया है, ये अभियान लाया है। देखने वाली बात होगी कि रांची नगर निगम अपने अभियान को सफल करने में और कितना समय लेती है, और मॉनसून में इस वर्ष किस तरीके से रांची में लोगों को जल जमाव की स्थिति से राहत मिलती है। वहीं हरमू नदी को साफ करने का उद्देश्य रांची नगर निगम पूरा कर पाती है नहीं, कितना सफल कारगर साबित होता है ये 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन का, ड्रेन मास्टर का नदी को साफ करने में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति, नमस्कार। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चार धाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निर्बाध, सुरक्षित और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने और अराजकता रोकने के उद्देश्य विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि बनाई जाएगी। इसमें संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। उत्तराखंड की पहचान धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अफवाह, विवाद या कानून व्यवस्था से संबंधित घटना का सीधा असर यात्रा व्यवस्था और प्रदेश की छवि पर पड़ता है। हाल ही में कर्णप्रयाग में सिख निहंगों व स्थानीय परिवार व्यापारियों के बीच हुई झड़प और उसके बाद नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों के कब्जे की घटनाएं ऐसी ही थी। इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए SOP बनाने की तैयारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।